दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2020 का सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है केमिस्ट्री पोर्शन का। नीट में 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के। तो केमिस्ट्री पोर्शन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सल्फर के किस ऑक्सो अम्ल में ओ बंध है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं H2S2O8, H2S2O7, O3 और O4 यहाँ पर हैं। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें ऑक्सीजन के परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसकी संरचना है OH S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O S OH। इसमें ये O जो है ऑक्सीजन के परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तन होगा। किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से संघट्ट आवृत्ति में परिवर्तन होगा। यदि एक या एक से अधिक अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। इस प्रकार बी जो है ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा प्रश्न है, अनुचित सुमेल को पहचानिए। तो इसमें ए है अनिलुनियम IUPAC अधिकृत नाम हमारा मेंडेलिवियम दिया है। तो ये जो सुमेल है वो सही है। बी में दिया है अनिलट्राइयम, ये लारेंसियम, ये भी सही है। सी में दिया है अनिलहेक्सियम सीबोर्गियम, ये भी सही है। डी ऑप्शन में है अनयूनियम। इसमें जो IUPAC नाम दिया गया है वो डर्म स्टेडिटियम है। सुमेल अनुचित है। सही सुमेल होगा अनयूनियम रो एंटेजेनियम, ये सुमेल सही होगा। तो D4 वाला जो अनुचित सुमेल है, तो इसमें देखते हैं बी ऑप्शन में है D4, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। चौथा प्रश्न है, एक सिलेंडर में नाइट्रोजन और आर्गन गैसों के एक मिश्रण में N2 या नाइट्रोजन के 7 ग्राम और आर्गन के 8 ग्राम है। यदि सिलेंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 27 बार है तो N2 का यानी नाइट्रोजन का आंशिक दाब है। परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं इसमें ग्राम पर मोल, N 14 और आर्गन का 40। तो हम जानते हैं डाल्टन का आंशिक दाब गैसीय नियम हमें बताता है आंशिक दाब बराबर, ये नाइट्रोजन का आंशिक दाब बराबर होगा नाइट्रोजन का मोल अंश कुल दाब। तो नाइट्रोजन का मोल अंश होगा नाइट्रोजन के मोलों की संख्या अपॉन नाइट्रोजन के मोलों की संख्या प्लस आर्गन के मोलों की संख्या इनटू कुल दाब। नाइट्रोजन की मात्रा है हमारी 7 ग्राम और द्रव्यमान जो होता है वो 28 होता है अपॉन यहाँ भी 7/28 प्लस आर्गन की मात्रा है 8 और द्रव्यमान है वो है 40 जो हमें प्रश्न में दिया गया है इनटू कुल दाब है 27 बार। इसको हल कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1/4 हो गया ये, 1/4, 8 एकम 8, 8 में 40, 1/5 इंटू 27। इसको हल कर लें, 5 चौक 20, 20/4 × 9 इंटू 27, 9 × 27, 4 × 5 20, 5 × 15। तो नाइट्रोजन का आंशिक दाब आ गया 15 बार। तो इसमें ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन ही हमारा सही है। पांचवा प्रश्न है, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन की तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया है। तो तनु NaOH अभिक्रिया का उपयोग एल्डोड संघनन अभिक्रिया में किया जाता है। इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड एसिटोफोन से तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया कर एल्डोड बनाता है। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड, ये एसिटोफिनोन, इन दोनों की क्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में हो रही है। तो ये हमारा बनता है। इसके बाद एक अणु जल का निकल के ये हमारा बनता है एल्डोल। तो ये अभिक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। यहाँ ऑप्शन में दिया है O2 Li Ag Mg। इसमें सारे ही परमाणु का द्रव्यमान 1 ग्राम है
यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, Ag का दिया है 7 और Ag यहाँ पर Li होगा, Ag का 108, Li का 7 और Mg का 24। तो हम जानते हैं कि परमाणुओं की जो संख्या होती है वो द्रव्यमान गुणा आणविकता बटे द्रव्यमान जो होगा मोलर द्रव्यमान होगा, ये गुणा में होता है अवागाद्रो संख्या। तो यहाँ से देख रहे हैं द्रव्यमान हमारा है 1, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान 1 ग्राम है और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो परमाणुओं की संख्या n जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आणविकता बटे मोलर द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या देखते हैं, यहाँ इसका O2 है तो O का परमाणु द्रव्यमान दिया है 16, O2 का हो जाएगा 32 और यहाँ पर परमाणु कितने होंगे 2 होंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/16। Li का द्रव्यमान 1 ही ग्राम है और Li का जो परमाणु द्रव्यमान दिया गया है वो है 7। इस तरीके से Ag का 108 तो 1/108 हो जाएगा और Mg का है 24 तो 1/24 ये हो गया है। अब इसमें देखते हैं परमाणु संख्या सबसे अधिक कितनी किसमें होगी, इसका अंश सबका बराबर है तो हर जिसका सबसे छोटा होगा उसी के परमाणुओं की जो संख्या होगी वो अधिकतम होगी। इसमें 16, इसमें 28, 24, सबसे छोटा हर 7 है तो बी ऑप्शन में Li जो दिया है इसके परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो Li के परमाणु संख्या अधिकतम होगी तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 7वां प्रश्न है एनिसोल HI के साथ विदलन द्वारा देता है। तो ये हमारा एनिसोल HI के साथ विलयन हो रहा है, यहाँ पर I जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ गया है, यहाँ OH बन जाएगा, इसमें CH3I बनेगा। यहाँ पर SN2 का आक्रमण होता है तो फिर ये बनता है हमारा, तो ये है हमारा सी ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण देगी? तो कार्बिल एमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन ही देते हैं, तो इसमें ये हमारी एनिलीन यही कार्बिल एमीन परीक्षण देगी, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। गलत कथन को पहचानिए। अंतरकाशीय यौगिक वे होते हैं जो धातुओं के क्रिस्टल जालकों के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के फंसने पर बनते हैं, तो ये कथन जो है सही है। क्रोमियम की CrO4- और Cr2O7- में अपचयन अवस्थाएं समान नहीं हैं, तो इसमें अपचयन अवस्थाएं देखते हैं। क्रोमियम की X मान लेते हैं प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है, ये बराबर होगा -2 क्योंकि इसमें -2 का चार्ज है, तो ये जाएगी X -8 बराबर -2, X बराबर -2 प्लस 8, इधर आके प्लस की हो जाएंगे, ये आ जाएंगी प्लस की 6। ये क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। इसमें देखते हैं Cr2 ये हो जाएगा 2x मान लेते हैं, इसमें प्लस 7 इंटू -2 बराबर -2, 2x -14 बराबर -2, 2x बराबर -2 प्लस 14 इधर हो जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा 12/2, तो ये x प्लस 6 आ गई। यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 इसमें भी है और +6 इसमें भी, यानी समान है। और इसमें दे रहा है ये अवस्थाएं समान नहीं है, तो ये कथन है वो गलत कथन है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। बाकी के ये दो जो कथन है वो सही कथन है। 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक क्षारीय अमीनो अम्ल है? तो ये जो लाइसिन है ये हमारा क्षारीय अमीनो अम्ल है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक यानी आइसोप्रीन का एक अतिरिक्त बहुलक है, तो जो संयुग्मन डाइईन है, तो इसमें cis1,4 पॉली आइसोप्रीन, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और उचित विकल्प पहचानिए। स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड दे गए हैं, हमें इसे सम्मिलित करना है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 ये जो है संश्लेषित गैसों के रूप में भी जाना जाता है, तो A के सामने 3 होगा। जल की अस्थायी कठोरता ये हमारी Mg और Ca और HCO3 के कारण होती है, तो B के सामने 1 होगा। B2H6 ये हमारी 1 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हाइड्राइड के रूप में जाना जाता है, और H2O2 ये असमतली संरचना है,
तो देखते हैं ऑप्शन में A3, B1, C2 और D4। तो C ऑप्शन हमारा सही है। एक एल्कीन ओजोनीकरण द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथिनल देती है। इसकी संरचना है, तो इसमें ए ऑप्शन में है एल्कीन, यही ओजोनीकरण द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथिनल देती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 4.606 गुणा 10⁻³ पर सेकंड है। अभिकारक के 2 ग्राम को 0.2 ग्राम तक घटने में आवश्यक समय है। तो प्रश्न में वेग स्थिरांक दिया गया है, प्रारंभिक राशि दी गई है, अंतिम राशि दी गई है। तो हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समय t बराबर 2.303 अपॉन के log A0 अपॉन A। यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें 2.303 बटे के की वैल्यू दी गई है 4.606 लॉग प्रारंभिक 2 ग्राम है और अंत में 0.2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 3 के बाद है, तो ये बार हमारा 2 बार चला गया है। तो ये हो गया गुणा 10⁻³ है, ये पहुँचेगी ऊपर 1000 हो जाएंगे बटे 2 लॉग 1/10 हो जाएगा। दशमलव हटा जाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएगा। ये लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, 2 से काट दिया तो 5 10, 500 सेकंड आ गया है ये समय। तो ये है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा। तो H2SO4 का प्रबल तनु विद्युत अपघट्य होगा हमारा, ये 2H प्लस में टूटेगा और ये SO4 माइनस में। कैथोड पर हमारा होगा 2H - 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारी H2 गैस आ जाएगी। और एनोड पर 4OH + 4 इलेक्ट्रॉन, ये होगा O2 + 2H2O। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन पर करने पर एनोड पर जो हमारी ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 16वां प्रश्न है, एक तत्व की 288 pm यानी पिकोमीटर सेल कोर वाली काय केंद्रित घनीय संरचना है, परमाणु त्रिज्या होगी। तत्व की कोर दी गई है, A बराबर 288 pm, घनीय संरचना है तो यहाँ पर ये होंगे, तो ये हमारा परमाणु त्रिज्या अगर R है तो फिर इसका जो विकर्ण होगा वो 4R के बराबर होगा। विकर्ण बराबर 4R, विकर्ण होता है हमारा A √2 के बराबर। विकर्ण जो है कोर का √2 गुना होता है, तो R बराबर आ जाएगा A × √2/4। कोर की वैल्यू दी गई है 288 गुणा √2/4। तो देखते हैं ऑप्शन में √2/4 गुणा 288 pm, डी ऑप्शन इसका सही है। 17वां सवाल है, सुक्रोज जल अपघटन पर देता है। सुक्रोज यानी चीनी, ये जल अपघटन पर अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज देता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है? ये है हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, CO से बंधित हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कथन है वो सही नहीं है। बाकी के ये अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होती है, ये भी सही है। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ये भी सही है। रक्त की ऑक्सीजन वहन योग्यता को घटा देती है, ये भी सही है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ये कथन कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है। वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो ये विलयन हमारा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये अनादर्श विलयन है, राउल्ट नियम के नकारात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्लोरोएथेन तथा ब्रोमोएथेन, ये आदर्श विलयन राउल्ट नियम का अनुसरण करता है। एथेनॉल प्लस एसीटोन,
ये जो है अनादर्श विलयन है, राउल्ट नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। और बेंजीन टॉल्यूएन ये भी क्या है, आदर्श विलयन है, राउल्ट नियम का अनुसरण करता है। तो सी ऑप्शन है हमारा सही। अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में एक्स यौगिक को पहचानिए, यानी ये जो एक्स है यहाँ कौन सा यौगिक बनेगा Cl2 से क्रिया करके। तो इस टॉल्यूएन से Cl2 से क्रिया कराई जाती है, तो ये बनेगा हमारा CH Cl इसमें जुड़ जाएगा और Cl यहाँ जुड़ जाएगा, और यही हमारा एक्स है। तो ये ए ऑप्शन में ही है बेंजील क्लोराइड, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक Kf दिया गया है 5.12। बेंजीन में एक विद्युत अनपघट्य विलेय वाले 0.078 मोलता वाले विलयन का हिमांक अवनमन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया गया है, विद्युत अनपघट्य का विलेय की मोलता दी गई है। 1/2 गुणक I बराबर 1 होगा विद्युत अनपघट्य विलेय के लिए। डेल टी एफ हिमांक अवनमन होगा, वो होगा Kf इंटू M इंटू आई। 5.12 M की वैल्यू यानी मोलता दी गई है 0.078 और I की मान 1 है। इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कितना आया, ये आया 0.39936। दशमलव के 2 स्थान तक देख रहे हैं, तो ये 9 की जगह यहाँ पर 4 आ जाएगा। तीसरे स्थान पर देखें तो ये हो जाएगा 0.40 K। पहले ऑप्शन में ही है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा धनायनी अपमार्जक है, तो इसमें धनायनी अपमार्जक है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, तो ए ऑप्शन इसका सही है। कागज वर्ण लेखिकी उदाहरण है, यह है हमारा विपाटन वर्ण लेखिकी। ये जो है एक कागज वर्ण लेखिकी का उदाहरण है। इसमें एक विशेष प्रकार का कागज प्रयोग किया जाता है जिसके छिद्रों में जल के अणु स्थित होते हैं। यह जल की स्थायी प्रवस्था का कार्य करता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए, तो इनमें सही कथन निकेल के लिए वाष्प प्रावस्था शोधन वान आर्केल विधि द्वारा किया जाता है, तो ये सही कथन नहीं है। कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है, ये ही कथन हमारा सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है, तो ये हमारी अभिक्रिया है CH4+4Cl2 और ये CCl4+4HCl। इस क्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या X प्लस ये हो गई 4+1 = 0, तो X आ गई -4, यानी यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या -4 है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर Cl की क्या है -1 होती है इंटू 4, X को मान लेते हैं बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4 × 4, X -4 बराबर 0, तो X बराबर +4। तो ऑक्सीकरण संख्या जो कार्बन की है वो -4 से +4 तक परिवर्तन होती है, तो ये है -4 से +4, तो ए ऑप्शन इसका सही है। 26वां प्रश्न है 2-ब्रोमोपेंटेन से पेंटेन 2-ईन बनने की विलोपन अभिक्रिया। इसमें कथन दिए गए हैं। पहला कथन है बीटा विलोपन अभिक्रिया है, दूसरा है जेटसेफ नियम का पालन करती है। ये हमारी 2-ब्रोमोपेंटेन से पेंट 2-ईन बनने की अभिक्रिया। यहाँ जेटसेफ विलोपन के लिए बीटा हाइड्रोजन उपस्थित है, ये हमारा ब्रोमीन है, और यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन मौजूद है। प्रबल क्षार में HBr निष्कासित हो गया है ये। अब ये बना है हमारा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये बना है पेंट 1-ईन और ये बना है पेंट 2-ईन। यहाँ बीटा हाइड्रोजन का विलोपन हुआ है, इसलिए इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, तो ये सही है पहला कथन। ये जेटसेफ नियम का पालन करती है, ये भी सही है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन व हैलोजन समूह का निष्कासन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को
विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, तो ये तीसरा भी सही है। निर्जलीकरण अभिक्रिया, ये जो कथन है वो गलत है। तो ऑप्शन में देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा जो कथन है वो सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। सुक्रोज का जल अपघटन निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा दिया जाता है। सुक्रोज प्लस H2O ये टूटकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। यदि 300 केल्विन पर साम्य स्थिरांक Kc 2 × 10⁻13 हो तो उसी ताप पर डेल G0 यानी गिब्स एनर्जी का मान कितना होगा। सुक्रोज का जल अपघटन जो हो रहा है उसमें गिब्स एनर्जी G0 बराबर ये दिया जाता है -2.303 R log Kc, या इसको हम दूसरे पदों में लिखें तो -RT/ln Kc। R की वैल्यू है -8.314, T की वैल्यू है 300 केल्विन और log Kc की वैल्यू है 2 × 10⁻13। तो ये दी जाएगी हमारी G0 की वैल्यू। देखते हैं इसमें ऑप्शंस में, माइनस का होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, 300 केल्विन और 2 × 10⁻13। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये ऑक्साइड दी गई है, ये इनकी प्रकृति है। तो CO ये हमारा उदासीन ऑक्साइड है, तो ए के सामने दूसरा आएगा। BaO ये क्षारीय ऑक्साइड है, तो बी के सामने एक आएगा। सी में है Al2O3 ये हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो सी के सामने 4 और डी के सामने फिर आएगा Cl2O7 अम्लीय ऑक्साइड है। तो देखते हैं ऑप्शंस में A2, B1, C4 और D3। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। पहचानिए कि कौन से अणु का अस्तित्व नहीं है। तो इसमें अणु C2O2 He2 Li2 दिए गए हैं। तो इन अणुओं में जिसका भी आवंत क्रम 0 आता है उसी का अस्तित्व नहीं होगा। तो C2 का हम आवंत क्रम जानते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन -/2। अब देखते हैं C2 में कितने होंगे। C2 में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और 4 एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन /2। ये बचेंगे 4/2 बराबर 2। ये आवंत क्रम 2 आ गया है, तो इसका अस्तित्व होगा। ऑक्सीजन के अणु में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और 6 एंटी बॉन्ड। ये हो जाएंगे हमारे 4/2 बराबर 2। इसका भी आवंत क्रम 2 आया है। He2 में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 बंद इलेक्ट्रॉन और 2 एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा 0/2। तो इसका आवंत क्रम 0 आ गया है, इसलिए He2 का ही अस्तित्व नहीं होगा। तो इसमें He2 का अस्तित्व नहीं होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा प्रश्न, गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल है। तो CaCl2 ये हमारा गलित है, तो ये आयनीकृत हो जाएगा Ca++ + 2Cl-। अब एनोड पर हमारा ऑप्शन होगा Ca++ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा हमारा Ca परमाणु बन जाएगा। अब फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के दौरान किसी आयन का मुक्त द्रव्यमान प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। अब फैराडे की संख्या में निकालना है, ये बराबर होगी दिया गया भार बटे परमाणु भार गुणा मुक्त इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो भार दिया गया है वो है 20 ग्राम कैल्शियम और परमाणु भार है हमारा 40 और मुक्त इलेक्ट्रॉन है हमारे 2। इसको सॉल्व करना है, 2 से 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गए, ये आ गया 1।
CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या 1 होगी, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। यह है 31वां प्रश्न। यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा A बनाता है जो विघटित होकर B बनता है। जब B को Cu++ जलीय से गुजारा जाता है तब C का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये है यूरिया जो जल के साथ क्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। अमोनियम कार्बोनेट का विघटन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 यानी अमोनिया में टूटता है। तो ये अमोनियम कार्बोनेट हमारा होगा A और ये होगा हमारा B। अब ये जो अमोनिया बना है ये 4NH3 प्लस Cu++ आयन के साथ क्रिया करके CuNH3 का होल 4++ आयन बनाएगा। तो ये जो होगा उत्पाद वो होगा C। ये जो C उत्पाद बना है ये हमारा गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। अब देखते हैं ऑप्शन। निम्नलिखित में से C का सूत्र क्या है? तो C का सूत्र हमारा निकला था CuNH3 का होल 4++ आयन, तो D ऑप्शन हमारा सही है। एसीटोन और मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात जल अपघटन से प्राप्त होगा। एसीटोन और मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात जल अपघटन से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। Lu ये है परमाणु भार 175 और परमाणु क्रमांक 71 में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं क्रमशः होंगी। तो ये जो परमाणु क्रमांक है यही हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और इतने ही होंगे हमारे प्रोटॉन। तो 71 हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे और 71 ही प्रोटॉन। तो 71 ये सिर्फ सी ऑप्शन में ही है, इसलिए सी ऑप्शन ही सही होगा। और न्यूट्रॉन अगर निकालें तो इसमें से 175 में से 71 घटा देंगे तो वही हमारे न्यूट्रॉन आ जाएंगे 104। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एल्केल वुड्स अभिक्रिया द्वारा अच्छी लब्धि में नहीं बनाई जा सकती? तो वुड्स अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड एक सममित एल्केन सम संख्या के कार्बन परमाणु द्वारा 100% लब्धि प्राप्त होती है, जबकि किसी असममित एल्केन जिसमें विषम संख्या में कार्बन परमाणु हो तो केवल उसमें 33% लब्धि प्राप्त होती है। तो ब्यूटेन, हेक्सेन और 2,3-डाई मेथिल ब्यूटेन में अच्छी लब्धि प्राप्त होगी। अब जो एन हेप्टेन है इसमें अच्छी लब्धि नहीं बनाई जा सकती, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 35वां प्रश्न है, HCl को CaCl2, MgCl2 और NaCl की विलयन से गुजारा गया, निम्न में से कौन सा यौगिक क्रिस्टलित हुआ? तो यहाँ पर HCl को CaCl2, MgCl2 एवं NaCl के विलयन से गुजारा जाता है, तो NaCl के क्रिस्टल तथा MgCl2 और CaCl2 का जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो केवल NaCl इसका जो है क्रिस्टल प्राप्त होगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। जीटा विभव का मापन कॉलॉइडी विलयन के किस गुणधर्म के निर्धारण में उपयोगी होता है? तो जीटा विभव का मापन कॉलॉइडी विलयन के कॉलॉइडी कणों का स्थायित्व निर्धारण उपयोगी होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। NiOH वोल्टाइज की 0.1 NaOH में विलेयता ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि NiOH का वोल्टाइज का आयनिक गुणनफल 2 × 10⁻⁻15 है। तो NaOH ये होगा Na+ और OH- में अनिकृत होगा। इसकी जो विलेयता है 0.1 m 0.1 m। अब NiOH का होल ट्वाइस इसका आयनीकरण होगा, तो Ni++ 2OH-। इसकी विलेयता हम S' और इसकी विलेयता हो जाएगी 0.1 + 2S'। आयनिक गुणनफल होगा S' गुणा 0.1 + 2S' का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 कण हैं।
ये हमारा दिया गया 2 गुणा 10 पे घात -15 बराबर एस डैश हमें निकालना है गुणा, यहाँ पर एस डैश बहुत छोटा होगा, नगण्य होगा, तो 0.1 का स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पर 10 पे घात -1 हो जाएगी, 10 पे घात -2 पे स्क्वायर तो -2 हो जाएगी। तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा 10 पे घात -15 बटे 10 पे घात -2। ये घातें घट जाएंगी, ऊपर जाएंगे प्लस हो जाएंगी, तो S की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा 10 पे घात -13। तो ऑप्शन में देखते हैं 2 गुणा 10 पे घात -13 m, तो C ऑप्शन इसका सही है। अभिक्रिया 2Cl ये बराबर होता है Cl2 के लिए उचित विकल्प है। तो हम देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में 2 क्लोरीन परमाणु के संयोग से अधिक स्थायी Cl2 अणु बनता है, यानी क्लोरीन गैस बनती है। अतः अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है, तो इसमें डेल आर एच जो है 0 से कम छोटी होगी, यानी लेस देन 0 होगी। ये चीज़ यहाँ पर हमारे इसमें भी है, इसमें है। तो आप देखते हैं कि यहाँ डेल एम जी बराबर है 1 - 2 यानी -1। तो यह अभिक्रिया एंट्रोपी परिवर्तन भी क्या होगा, डेल एस इज लेस देन 0। तो यहाँ पर डेल एच और डेल एस लेस देन 0 होगा, तो ये है हमारा बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ये ऑप्शन सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ मिस्टेक है, ये होगा ग्रेटर देन 0, इसलिए ये गलत हो जाएगा, बी ही सही होगा। Cr++ आयन के लिए केवल पृथक्करण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान है। तो क्रोमियम के ++ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar का इलेक्ट्रॉन विन्यास और D3D4। यहाँ देख रहे हैं हमारे D ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें 5 उपकोष होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक ये और एक ये। तो चारों ही जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो चक्रण का चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है √n+2, जहाँ n जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो 4 + 2, 4 × 6 ये हो जाएगा 24, और 24 का वर्गमूल निकालें तो ये आ रहा है हमारा 4.90 bm। तो ये 4.90 bm, तो डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए। तो पहला कथन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइसक्रीम और हिम शीतलित खाद्य के लिए प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये बात सही है, लेकिन CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में इस काम के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये कथन इस हिसाब से गलत है। दूसरा है C60 की संरचना में 12 6 कार्बन वाले और 20 5 कार्बन वाले होते हैं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 20 6 कार्बन वाले और 12 5 कार्बन वाले होते हैं, तो ये कथन भी गलत है। तीसरा कथन देखते हैं ZSM5 एक प्रकार का जियोलाइट है जो अल्कोहल को गैसोलीन में रूपांतरित करने में प्रयोग किया जाता है, ये कथन सही है। और CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन और गंधहीन गैस है, ये भी सही है। तो हमारे कथनों में तीसरा और चौथा कथन सही है। तो ऑप्शंस में देखते हैं, तीसरा और चौथा दूसरे ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंजाइमों को सक्रियित करता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ATP के उत्पादन में और सोडियम के साथ शिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें कोशिका के 2 किनारों के बीच की आयनिक प्रवणता सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा संचालित होती है तथा जंतु द्वारा 1/3 ATP का प्रयोग कर लिया जाता है। पोटेशियम युग्मानुबंध में उपस्थित होता है, तंत्रिका संकेतों को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में स्थानांतरित करता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से अणुओं के किस समुच्चय का 0 द्विध्रुव आघूर्ण होता है? तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन में बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसका 0 द्विध्रुव आघूर्ण होता है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी, और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का भी 0 द्विध्रुव आघूर्ण होता है। बी ऑप्शन हमारा सही है।
किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म परिस्थिति में मुक्त प्रसरण के लिए उचित विकल्प है। तो आदर्श गैस के रुद्धोष्म परिस्थिति में मुक्त प्रसरण के लिए Q बराबर 0 होता है, तो Q इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें W बराबर 0 होता है क्योंकि आयतन में परिवर्तन होता है वो 0 होता है। आंतरिक ऊर्जा में भी क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है, यानी डेल U बराबर 0। तो ये होता है हमारा NCV/dt बराबर 0 हो गया। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए dt यानी ताप में भी परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं Q बराबर 0, डेल T बराबर 0, W बराबर 0, तो C ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से समन्वय यौगिकों को बनाने के लिए संलग्नियों की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता का कौन सा सही क्रम है। तो उप सहसंयोजक यौगिकों के निर्माण के लिए लिगेंडों की क्षेत्र सामर्थ्य बढ़ने को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी के अनुसार प्रयुक्त करते हैं। तो इसके अनुसार I यानी आयोडीन की सबसे कम क्षेत्र प्रबलता होती है, उससे ज़्यादा Br, उससे ज़्यादा होगी हमारी SCN -Cl -F और OX, और इससे ज़्यादा होगी हमारी C2O4 माइनस। इसका क्रम हमारा चलेगा H2O, फिर NCS, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में ये होगी EDTA4 माइनस। उसके बाद होगी NH3, और अब इस हिसाब से देखते हैं सबसे कम इनमें से किसकी है, SCN, ये है हमारा SCN, उसके कम F, उससे कम C2O4, और फिर लास्ट में है इस ऑप्शन के हिसाब से CN। तो ये हमारा क्रम सही है, तो C ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनाइन एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनाइन से अधिक स्थायी होता है। तो ये स्थायित्व हमारा अति संयुग्मन के कारण होता है, तो B ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगले पोर्शन यानी फिजिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन अगले वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी करें उन्हें शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसितां हमारा।